हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 10 चैप्टर को स्टार्ट करें, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, यह जो है एक बाल्यावस्था और एक वयस्क होने के बीच की अवस्था होती है, जिसमें यौनारंभ यानी कि यौनावस्था का आरंभ होता है। इसमें ये करीब 12 से 19 साल के बीच तक होता है और किसी किसी में 22 साल तक जाता है। तो जिसमें जो होते हैं कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जो एक मानव शरीर में होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमने चैप्टर 9 में जो है पढ़ा था कि जननांगों के विषय में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले किशोरावस्था एवं यौनारंभ, ठीक है। हम देखते हैं कि एक समय के बाद लड़कों में जो होती है दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, आवाज़ का बदलना, लड़कियों में भी आवाज़ का बदलना, उनके बॉडी पार्ट्स के चेंजेस, ठीक है। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये हम इनको परिवर्तन कहते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से आते हैं। यहाँ पे इनमें जो वृद्धि होती है हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। शरीर में होने वाली जो परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया जो होती है वो इसका एक भाग है, ठीक है। कि अब जो होता है, अब यहाँ पे बाल्यावस्था ख़त्म हो रही होती है और ये युवावस्था में आ रहे होते हैं बच्चे। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, ठीक है, किशोरावस्था कहलाती है। यह लगभग 11 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होता है और ये जो होते हैं अंग्रेज़ी में 13, 18, 19 इस तरह से होते हैं, इसलिए इनको टीनेजर्स कहा जाता है। लड़कियों में ये अवस्था जो होती है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही आ जाती है। तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ये सभी परिवर्तन यौनारंभ का संकेत देते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास हो जाता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौना आरंभ समाप्त हो जाता है, यानी कि जब उनमें जब पूरी तरह से उनकी जनन क्षमता परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाते, तो ये जो उनका जो होता है यौनावस्था वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पे यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले उनकी लंबाई बढ़ती है, ठीक है, जो कि हमें दिखाई देता है। इस समय जो होती है अस्थियाँ जो होती हैं वो हाथ और पैरों की अस्थियाँ काफ़ी तेज़ी से लंबाई में वृद्धि करती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। यहाँ पे जो है आयु के हिसाब से कुछ जो होती है हमारी पूरी बॉडी की परसेंट लंबाई बताई गई है कि कितने साल में पूरी जो होती है लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि 18 साल में पूरी तरह से लंबाई बढ़ जाती है। तो पूरी लंबाई की गणना सेंटीमीटर में करने के लिए वर्तमान लंबाई जितनी है और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट यहाँ पे जितना दिया गया इंटू 100, ठीक है, उसको हम करके हम यहाँ बता सकते हैं कि पूरी लंबाई जो है वो कितनी होगी। आगे यहाँ पे कुछ गणना दी गई है, एक ग्राफ बनाया गया है आयु और यहाँ पे पूर्ण लंबाई के प्रतिशत में, ठीक है, कि लड़के की जो होती कितनी होती है और लड़कियों की कितनी होती है। तो प्रारंभ में जो होते हैं लड़के और लड़कियों के लड़कियाँ जो होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और अलग अलग व्यक्तियों में लंबाई की वृद्धि दर भी अलग अलग होती है, कुछ में तेज़ी से होती है और कुछ में धीमी गति से होती है, ठीक है। आगे है कि जो हमारे जो कभी कभी किशोर के हाथ और पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि का शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, यानी कि जिससे शरीर जो होता है वो सुडौल हो जाता है। हम देखते हैं कि जो अगर घर में कोई सदस्य की जो होती है लंबाई अगर होती है तो बच्चों में जो होती है भी लंबाई होती है, क्योंकि वो जीन पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने पिछले अपने पार्ट्स में कोशिकी में पढ़ा था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जो एक आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वृद्धि के लिए उचित जो प्रकार के संतुलित आहार भी आवश्यक होते हैं। ये अस्थियों, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने के लिए पोषण देने में सहायता करते हैं। आगे है शारीरिक आकृति में परिवर्तन, ठीक है। यौनारंभ में जब प्रवेश करने के बाद वृद्धि के कारण जो होते हैं कंधे जो होते हैं फैल कर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का जो होता है निचला भाग वो चौड़ा हो जाता है।
और वृद्धि के कारण लड़कों में जो शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठित दिखाई देती हैं। ठीक है, इसलिए किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों में जो परिवर्तन होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आगे है स्वर में परिवर्तन। ठीक है, यौनारंभ में स्वर यंत्र या फिर इसको लैरिंग्स कहा जाता है, इनमें वृद्धि हो जाती है। लड़कों में जो होता है लैरिंग्स वो बढ़ता हुआ रहता है, इससे सुस्पष्ट उभरे हुए भाग में हमें दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल। ठीक है, ये लैरिंग्स जो बढ़ जाते हैं यौनावस्था में, वो उससे क्या होता है कि स्वर यंत्र की जो उससे आवाज़ बहुत ही भारी निकलती है। ठीक है, तो फटी हुई आवाज़ बिल्कुल और भरी हुई आवाज़ बिल्कुल। और लड़कियों में यही स्वरयंत्र जो होते हैं अपेक्षा के छोटे हो जाते हैं और बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं। सामान्यतः लड़कियों का स्वर जो होता है उच्च तारत्व वाला होता है, यानी तेज़ होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है और भारी होता है। ठीक है, यह जो है जो होते हैं यह स्थिति कुछ दिनों तक होती है, यानी फटी हुई और भारी हुई आवाज़ जो होती है वो फिर कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है, स्वर सामान्य हो जाती है। ये यहाँ पे ये एडम्स एप्पल दिखाए गए, ये जो उभरा हुआ पार्ट है। आगे स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। स्वेद यानी पसीने वाली ग्रंथियाँ। ठीक है, इनका स्राव जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वेद ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये अपना स्राव जो होता है वाहिनियों द्वारा यानी कि एक ट्यूब्यूल्स डक्ट द्वारा करती हैं। वहीं पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो सीधे रुधिर में प्रवाह करती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। आगे हम देखते हैं जनन अंगों का विकास। जनन अंगों में विकास में दिखाया गया है कि युवा जब यौनारंभ होता है तो नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस जो होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और जो होते हैं वो स्पर्म को यानी शुक्राणु का उत्पादन करना उनमें प्रारंभ हो जाते हैं। और लड़कियों में जो ओवरी होती है उसकी जो साइज़ वो बढ़ जाती है, जहाँ पे ओवा जो होता है यानी अंड मैच्योर होता है और वो अंडाशय से अंडाणुओं का वहाँ से निर्मोचन यानी कि ओवुलेशन प्रारंभ होता है। अगला है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। ठीक है, यहाँ पे किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, वे सोचने विचारने में और काफ़ी समय लेते हैं, उनका बौद्धिक विकास होने लगता है। उनके मस्तिष्क की जो सीखने की क्षमता जो होती है वहाँ पे वो सर्वाधिक होती है। कभी कभी जो होता है कि किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यहाँ पे ये उनमें होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे है गौर लैंगिक लक्षण। ठीक है, वे युग्मक या शुक्राणु या अंडाणु जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं उनके जनन अंग। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, यानी कि एक तरह से जो प्राइमरी लक्षण होते हैं जो दिखते हैं कि नहीं ये इनमें जो है विकास हो रहा है। तो जिस तरह से लड़कियों में यहाँ पे स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं यानी कि दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें गौर लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं और लड़कों और लड़कियों दोनों में ही जांघों के ऊपरी भाग यानी प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। ठीक है, आगे है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जितने भी हैं वो हार्मोन द्वारा, तो ये हार्मोन द्वारा होते हैं। हार्मोन जो होता है एक तरह का एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है। यौनारंभ के साथ ही विश्व यानी टेस्टिस से पौरुष हार्मोन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावण होने लगता है। ये लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय यानी स्त्री हार्मोन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्तनों का विकास करना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, इन हार्मोन का उत्पादन और नियंत्रण एक हार्मोन द्वारा किया जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो रहा है वो ओवरी और टेस्टिस से यहाँ पे जो है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करे यानी पिट्यूटरी। ठीक है, लेकिन पहले पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन अब हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है इसलिए अब हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। ठीक,
अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित होते हैं, जिससे वह शरीर के अलग अलग भागों या लक्ष्य स्थल यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। टारगेट ऑर्गन पर हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि जब हम पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस या ठीक है, हाइपो से जो होता है एक रिलीजिंग हार्मोन आता है, वो पिट्यूटरी को एक हार्मोन रिलीज़ करने के लिए कहता है, ठीक है। अगर वहाँ से आ रहा है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि गोनाड से यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से अगर कोई हार्मोन रिलीज़ करवानी है तो हाइपोथैलेमस वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन देगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पे आएगा और यहाँ से LH FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन और बाकी सारे हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन, उनके सिक्रेशन को करेगा। फिर ये जाएंगे गोनाड्स पे यानी कि ओवरी पे। ओवरी जो है उसके लिए टारगेट ऑर्गन है, फिर वहाँ से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन यानी कि लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक। ये जो है ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है इन पर नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और विषण में शुक्राणु के मैच्योर होने के लिए करता है। यहाँ पे बताया गया है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को दीपित करता है, ठीक है। फिर वो रुधिर प्रवाह को में स्रावित हो जाते हैं और वो शरीर के विभिन्न भागों तक उनको पहुँचाता है और यौनारंभ के समय जो होता है शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। आगे है कि ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं जो हो जाते हैं यानी कि जनन जो प्रक्रिया जो मैच्योर हो जा रही है, तो क्या ये हमेशा रहती है या कोई एक निश्चित टाइम होता है? तो इसी के लिए है मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों में वृषण या अंडाशय युग्मक उत्पादित कर लेते हैं यानी कि उसमें जब स्पर्म और ओवा बन जाते हैं, ठीक है, तो वो परिपक्व होकर उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक अवधि होती है, लेकिन पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि होती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ जो होता है यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी 10 से 12 वर्ष की आयु में यौन आरंभ हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है करीब 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और ये जो यहाँ पे अंडाशय यानी ओवरी में जो होता है हमेशा एक ओवा मैच्योर होता है हर मंथ, जो कि लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर एक अंडाशय द्वारा यानी कि एक ओवरी द्वारा इसका ओवुलेशन निर्मोचन कर दिया जाता है। और ये जो होते हैं इस टाइम जब ये ओवुलेट होते हैं ओवरी से यानी कि ओवरी से जब ओवा निकलता है तो जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को गर्भाशय की जो दीवार होती है वो गर्भधारण के लिए तैयार करती है। तो जब अंडा वहाँ से जो होता है ओवा से ओवरी से निकल जाता है तो अगर वो निषेचित हो जाता है तो गर्भधारण होता है, अगर निषेचित नहीं हो पाता है तो अंडाणु और गर्भाशय की जो मोटी स्तर बनी होती है उसकी रुधिर वाहिनियों से ये निस्तारित हो जाता है, जिसे ऋतुस्राव या रक्तस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या रजोधर्म, ठीक है। तो ऋतुस्राव जो होता है लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक। जो पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन यानी मेनार्की कहते हैं और ये 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्त यानी कि मेनोपॉज कहते हैं, ठीक। ये जो होता है स्टार्टिंग में अनियमित होता है लेकिन बाद में ये नियमित होने लगता है। ऋतुस्राव यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका भी नियंत्रण हार्मोन द्वारा किया जाता है। इसमें जो ओवा है जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसका इवोल्यूशन हो जाता है या निर्मोचन होता है, गर्भाशय की दीवार मोटा हो जाता है और निषेचन न होने पर ये टूट जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा इनको जो होता है कंट्रोल किया जाता है। आगे संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार, ठीक है, मतलब कि लड़का है मतलब लड़का होगा या लड़की कैसे होगी ये बताना, ठीक है। तो जो निषेचित अंडे होते हैं यानी कि जो जाइगोट होते हैं उनमें लिंग निर्धारण का एक संदेश होता है। जैसे कि हमें पता है कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, ठीक है। तो जब गैमेट बनता है तो ये फीमेल का दोनों जो होते हैं X वो गैमेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के दोनों एक्स अलग अलग गैमेट बना, दोनों जो होते हैं XY वो अलग अलग गैमेट बनाते हैं, ये फीमेल का और ये मेल का, ठीक है। तो इसमें से
यहाँ पे आगे लिंग निर्धारण के बारे में बताया गया है कि जो जाइगोट है उसमें लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो जो हमने देखा कि स्पर्म ओवा फर्टिलाइज़ कर गए, ठीक है। तो फर्टिलाइज़ करने में क्या होता है कि XX और XY एक फीमेल, आगे जो यहाँ पर बताया गया लिंग निर्धारण के बारे में, तो जो हमने अभी बताया कि जाइगोट, तो उसमें क्या होता है कि माता का XX होता है और पिता का XY होता है, ठीक। तो यहाँ पे माता का दोनों X एक एक गैमेट बनाते हैं, एक एक युग्मक, और मेल का भी दोनों जो होते हैं वो एक एक गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो XX है और XY, इसमें से जो भी फर्टिलाइज़ कर रहा है, यानी कि अगर XX किया, ठीक, तो जो संतति है, जो बच्चा है, वो या तो लड़की होगी, अगर XY किया तो लड़का होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लिंग निर्धारण है वो ऐसा कहा जाता है कि वो XY पर डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर XX है, ठीक है, यहाँ से Y किया तो मेल और यहाँ से किया तो ये फीमेल बनेगी। आगे है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, जिसमें कि थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल बहुत सारे हैं। तो पीयूष ग्रंथि यहाँ ब्रेन में पाई जाती है, इसके नीचे यहाँ गले में जो होते थायराइड ग्लैंड, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और वहीं पे उसके पास में एक अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होता है। स्त्रियों में ये अंडाशय की स्थिति दिखाई गई है, और अगर मेल है तो यहाँ टेस्टिस, ठीक। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है, जो कि गले में की हड्डियाँ जो फूल जाती हैं, ठीक। आगे है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पैंक्रियाज द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अगर इसका सही से सिक्रेशन नहीं होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह रोग। जो एड्रिनल था वो एड्रिनलिन नामक एक हार्मोन करता है, जो कि क्रोध, चिंता, उत्तेजना, इन सबों को जो है मेंटेन किया रहता है। थायराइड एड्रिनल ग्रंथि जो थी पीयूष द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से जो उसको आदेश मिलता है उसी के अनुसार श्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन, जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान, ठीक है। तो ये कैसे होता है, हम यहाँ पे देखा था हमने कि इनमें कायांतरण होता है, ठीक। तो कायांतरण होने के लिए यहाँ पे एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन इन कीटों यानी मेढक में जो होते हैं, मेढक के लार्वा, इन सबको डेवलप करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जल में आयोडीन की अनुपस्थिति है तो यहाँ पे उनकी टेडपोल की वृद्धि जो होगी वो वयस्क में नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे है जननात्मकता स्वास्थ्य। यहाँ पे व्यक्ति के कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और नियमित सफाई रखने की आवश्यकता होती है, शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो ये सारी बातें को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। जब किशोरावस्था में वृद्धि हो रही होती है तो उस समय हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है, जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां भरपूर मात्रा में होने चाहिए। लौह तत्व जो कि रुधिर का निर्माण करते हैं, जिसमें पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। चिप्स और पैक किए हुए या फिर डिब्बाबंद खाद्य जो होते हैं वो स्वादिष्ट तो होते हैं, लेकिन उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक जो होते हैं पदार्थ या उनकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। और जंक फूड से बहुत ही दूर रहना चाहिए किशोरावस्था के टाइम, क्योंकि उस समय वृद्धि होती है, उसमें बॉडी को संतुलित आहार चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि हम मांस, सब्जियां, फल, दूध, अंडे, खाद्य, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वस्थता यानी कि हमेशा दिन में एक बार ज़रूर स्नान करना चाहिए, बॉडी को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हो गई रहती हैं, जिनसे जीवाणु संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। और लड़कियों को ऋतुस्राव के समय यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक। आगे है शारीरिक व्यायाम। हमेशा ताज़ी हवा में टहलना और खेलना शरीर के लिए चुस्त और उनको स्वस्थ बनाए रखता है।
ठीक। कुछ भ्रांतियां हैं यहाँ पे दी गई हैं कि ऋतुस्राव में लड़कियों जो होते हैं कि रसोई में काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक भ्रांतियां हैं, ये इनको नहीं अपनाना चाहिए। आगे है नशीली दवाओं। ठीक है, नशीली दवा यानी किसी भी चीज़ जो होता है कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी दवा को भी बिना किसी डॉक्टर के बताए नहीं लेना चाहिए। ठीक, अगर इनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होता है। एड्स जो होता है HIV से होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिरिंज के द्वारा हो सकता है और वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित जो माँ है उसके दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है और HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोर द्वारा गर्भधारण जो हमारे विवाह की विधि संगत कानून बनाई गई है उसमें आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष बनाई गई है और इससे पहले जो होते हैं लड़के या लड़कियां शारीरिक रूप से मातृत्व के लिए जो होते हैं मतलब जो लड़कियां होती हैं वो मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं, इसीलिए ये एक उम्र बनाई गई है जिस पे वो पूरी तरह से उनकी बॉडी तैयार हो जाती है और जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम हो सकती हैं। तो हम आज का मेन पॉइंट्स देख लेते हैं आगे। यौनारंभ होने पर व्यक्ति के जनन की जो क्षमता होती है वो 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक होती है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जननांगों की वृद्धि होने लगती है और शरीर पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है और स्वर यंत्र की वृद्धि होने लगती है, जिससे लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई बढ़ती है। यौनारंभ और में एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण किया जाता है। हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो रुधिर में सीधे अपने जो है स्रावित पदार्थ को पहुंचाती हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जिससे कि वृद्धि हार्मोन या अन्य ग्रंथि जैसे कि वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का, एड्रिनल हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है और निषेचन न होने पर जो अंडाणु और गर्भाशय की दीवार निस्तारित होकर ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदल जाती है। आगे है अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है युग्मनज में यानी जाइगोट XX गुणसूत्र या फिर XY पर निर्भर करता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना और तथा जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।